नमस्ते भाइयों बहनों, मेरा नाम है अंशु कुमार सिंह। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना सीखे थे। और हमने अदर भी चीज़ें सीखे थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। और आज के लेक्चर नंबर 3 में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी कि हमारी केमिस्ट्री के अंदर, यानी हमारे रसायन विज्ञान के अंदर कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती है। इसके आधार पर हमारी रासायनिक अभिक्रियाएँ के अनेक प्रकार निकाले गए हैं, जिसमें से कुछ प्रकार मैं आज आपको बताऊंगा, जो कि आपके कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में आता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी मैंने परिभाषा लिख रखी है, बोर्ड पे देखिए। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक पदार्थ आपस में मिलकर एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इस परिभाषा से मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें जब बहुत सारे पदार्थ हम ले रहे हैं और सारे पदार्थ आपस में इकट्ठा होकर जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो हम उस रासायनिक अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। उदाहरण के द्वारा मैं इस अभिक्रिया को और अच्छे से आपको समझा देता हूँ। उदाहरण में देखिए, पहला उदाहरण है मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो अभिकारक पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया करें, जिससे उत्पाद में एक पदार्थ का निर्माण हुआ मेरा, जो कि है जल। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाई? संयोजन अभिक्रिया कहलाई। तो जब हाइड्रोजन के दो अणु, ऑक्सीजन का एक अणु आपस में क्रिया करता है, तो इससे मेरा जल का निर्माण होता है, H2O का निर्माण होता है। उदाहरण में दूसरा देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड और जल। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं तो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये भी एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें दो अभिकारक पदार्थ हैं जो आपस में क्रिया करें और जिससे उत्पाद में एक पदार्थ का निर्माण होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना भुजा हुआ चूना भी कहते हैं। इसे बिना भुजा हुआ चूना इसलिए कहते हैं क्योंकि जब कैल्शियम कार्बोनेट जिसे संगमरमर का पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, जब उसको हम गर्म करते हैं तो गर्म करने से क्या होता है? वो डिहाइड्रेशन होता है, यानी उसमें जो जल होते हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के जो चूना पत्थर होता है उसमें जो जल उपस्थित होता है, वो जल क्या होता है? जलवाष्प बन के वायु में चला जाता है, और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? पाउडर की तरह छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। तो उससे जो बना है वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अब क्योंकि ये हीट के द्वारा, क्योंकि इस अभिक्रिया में, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की अभिक्रिया में ऊष्मा का प्रयोग हो रहा है। ऊष्मा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने के लिए हम ऊष्मा ले रहे हैं ना, हीट ले रहे हैं ना, इससे क्या हो रहा है? वो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो रहा है? पाउडर में चेंज हो रहा है, चूना पत्थर में चेंज हो रहा है, जिसके कारण वो जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा किसमें आ जाती है? कैल्शियम ऑक्साइड में आ जाती है। इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं। और जब इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में घोलते हैं तो घोलने से क्या होता है? ऊष्मा जो होती है वो ऊष्मा बाहर निकलने लगती है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम जल में घोलेंगे तो घोलने देखिएगा कि उसमें से क्या करेंगे? गुब्बारे से फूलने लगते हैं। वो होती है ऊष्मा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर की जो ऊष्मा होती है वो निकलने लगती है, जिससे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे कहते हैं हम भुजा हुआ चूना। भुजा हुआ चूना यानी कि ये भुज गया चूना, इसमें से हीट निकल गई है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब अगली अभिक्रिया पे हम चलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? एक ऐसी अभिक्रिया होती है जो संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल ही उल्टा होता है।
यानी कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है संयोजन अभिक्रिया की एकदम उल्टी होती है, एकदम विलोम होती है, उसकी ऑपोजिट होती है। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, जिसमें संयोजन अभिक्रिया में बहुत सारे अभिकारक पदार्थ मिलकर एक उत्पाद पदार्थ का निर्माण कर रहे थे। लेकिन वियोजन अभिक्रिया जो कि संयोजन अभिक्रिया की एकदम उल्टी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक अभिकारक पदार्थ होगा जो टूटकर अनेक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करेगा। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूट या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करती है, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक पदार्थ लिए हमने, जब वो एक अभिकारक पदार्थ टूटती है और टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करती है, जिसे हम उत्पाद कहते हैं। नए पदार्थ को क्या कहते हैं, हम उत्पाद। तो जब वो दो या दो से अधिक नए पदार्थ या उत्पाद पदार्थ का निर्माण करती है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया को अच्छे से समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। देखिए, दो उदाहरण लिए हैं। पहला उदाहरण क्या है, देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं, मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया जब पढ़ा रहा था तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होता है, जो जल होता है उसमें उपस्थित जो जल होता है वो जलवाष्प बन के वायु में चला जाता है और कैल्शियम ऑक्साइड मेरा बन जाता है। तो वही अभिक्रिया है जो कि वियोजन अभिक्रिया में है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको गर्म किया तो गर्म करने पे देखिए मेरा कैल्शियम ऑक्साइड और जल बनता है। तो यहाँ देखिए अभिकारक में तो एक पदार्थ है, लेकिन उत्पाद में दो पदार्थ का निर्माण हो गया। यानी कि इस एक पदार्थ ने मिल अकेले ही टूटकर दो पदार्थों का निर्माण कर दिया। तो जब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ टूटकर दो उत्पाद पदार्थ का निर्माण या दो से अधिक उत्पाद पदार्थ का निर्माण करती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे उदाहरण पे आइए, फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट इसको गर्म करा, ये मेरा फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के दो अणु में टूटा है। देखिए फेरिक सल्फेट है, जब इसको गर्म किया तो मेरा एक बना फेरिक ऑक्साइड जो कि सॉलिड में है, और मेरे दो सल्फर डाइऑक्साइड के अणु, एक येरा और एक येरा, जो गैस बन के वायु में चले गए। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट अभिक्रिया के पे चलते हैं हम। हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व जो होता है, एक तत्व क्या करता है, यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्वों को हटा देता है उस यौगिक में से और स्वयं एक यौगिक का निर्माण कर देता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, मेरी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में से अपने से कम क्रियाशील तत्वों को हटा या विस्थापित कर स्वयं एक यौगिक का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाशील तत्व, यानी कि एक तत्व रहेगी, वो उसके बगल में या उसमें यदि उस क्रियाशील तत्व, यानी कोई एक तत्व है हमारे पास, उस तत्व को मैंने किसी यौगिक के विलयन में डाल दिया। अब वो आदि तत्व उस यौगिक में घुली हुई दूसरे तत्वों से अधिक क्रियाशील होगी, तो वो क्या करेगी, तत्व उस यौगिक में जो घुली तत्व जो होगी उस तत्व को हटा देगा, अब खुद उस यौगिक में क्रिया करके एक नई यौगिक का निर्माण करेगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के द्वारा मैं आपको इस अभिक्रिया के बारे में अच्छे से समझा देता हूँ। मैंने दो उदाहरण ले रखे हैं। पहला उदाहरण ये है, जब आयरन को कहते हैं Fe, जब Fe की क्रिया मैं कॉपर सल्फेट, यानी जब आयरन की क्रिया मैं कॉपर सल्फेट के साथ कराता हूँ तो मेरा क्या बनता है, आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि आयरन जो होता है ना वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। अब क्रियाशील तत्व होता है,
तो क्या करेगा, जब आयरन को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या करेगा, आयरन जो होगा ना, आयरन के साथ सल्फेट क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि जो सल्फेट है वो चाहता है कि मैं कॉपर से भी अधिक क्रियाशील तत्वों के साथ क्रिया करूं। अब Fe जो है, आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व, यानी कि ये ऐसा तत्व है जो कॉपर से ज़्यादा क्रिया करेगा। तो सल्फेट क्या करेगा, आयरन के साथ क्रिया कर लेगा, जिससे कि हमारा आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर हमारा अलग हो जाएगा। दूसरा उदाहरण, जिंक भी कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। और जब जिंक को हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं तो जिंक जो होगा वो सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा, जिससे मेरा जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर मेरा अलग हो जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मैंने आपको बता दिया। अब हम अगली अभिक्रिया के पर बढ़ते हैं। अब हमारी अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ में उपस्थित तत्वों अन्य अभिकारक पदार्थ के तत्वों के साथ आयनों का आदान प्रदान करके नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कि एक अभिकारक पदार्थ होता है, उसके अंदर उपस्थित जो तत्व होता है वो दूसरे अभिकारक पदार्थ में उपस्थित तत्वों के साथ क्या करता है, आयनों का आदान प्रदान करता है, यानी आयन देता है या लेता है, जिससे कि एक नए पदार्थ का निर्माण बनता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो उदाहरण में देखिए, उदाहरण पहला देखिए, जैसे बेरियम क्लोराइड की जब क्रिया में सोडियम सल्फेट के साथ कराता हूँ, तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब सोडियम सल्फेट के साथ कराता हूँ तो मेरा बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। इसमें बेरियम जो है ये बेरियम सल्फेट के साथ क्रिया कर लेता है, जिससे बेरियम सल्फेट बन जाता है। और क्लोरीन जो है इसमें सोडियम के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लेता है। क्यों बना लेता है, क्योंकि जो बेरियम होता है इस पे +2 आयन होता है और सल्फाइड पे -2 आयन होता है। सोडियम जो होता है इस पे +2 आयन होता है और क्लोरीन पे भी -2 आयन होता है। तो क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो बेरियम के तुलना में क्लोरीन से तेजी से क्रिया कर लेता है। अब क्योंकि इन दोनों पे आयनों की संख्या इस पे +2 है, इस पे -2, तो ये दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान करेंगे, जिससे सोडियम क्लोराइड बन गया। अभी इसी प्रकार जब बेरियम और सल्फेट बचते हैं, फिर बेरियम पे +2 आयन, सल्फेट पे -2 आयन, अब ये दोनों आपस में क्रिया आयनों का आदान प्रदान करके क्रिया करते हैं, जिससे बेरियम सल्फेट मेरा बन जाता है। तो यही होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें अभिकारक पदार्थ के तत्वों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं हम। दूसरा उदाहरण में देखिए, बेरियम क्लोराइड लिया मैंने और दूसरा लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक जिसे अम्ल भी कहते हैं। तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया जब H2SO4 के साथ कराता हूँ तो बेरियम वही सल्फेट के साथ कर लेगा क्रिया। क्यों कर लेगा, क्योंकि इन दोनों, इस पे +2 आयन, इस पे -2 आयन, तो आयनों का आदान प्रदान करके बेरियम सल्फेट बना और बचा H2 और Cl2, फिर ये आपस में आयनों का आदान प्रदान करके HCl बना लिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक पदार्थ के तत्वों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ये अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारी नेक्स्ट अभिक्रिया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण करके रासायनिक अभिक्रियाएं की जाती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण करके अभिकारक पदार्थों को तोड़ने में उपयोग किया जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है, जिसमें ऊष्मा का उपयोग करके अभिकारक पदार्थ को तोड़ा जाता है, तो तोड़ के जिससे अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और मेरा जल बनता है।
तो इसमें देखिए गरम करना यानी कि हीट यानी कि ऊष्मा। कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जा रही है जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट गर्म हो रहा है और वो टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और जल में विखंडित हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब मेरी अगली अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया मेरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी निकलती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब मैं जल के साथ कराता हूँ तो मेरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण किया जाता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो आज का लेक्चर नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। अब अगले लेक्चर नंबर 4 में हम उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, संचारण और विकृतगंधिता के बारे में जानेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।